भारत, इस देश के होने में जो नमक है उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत लोकतंत्र है, ये सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि निष्पक्ष चुनाव भारत को भारत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन के पास। भारतीय इतिहास में एक से एक लेजेंडरी इलेक्शन कमिश्नर हुए। इनमें से एक टी.एन. शेषन की कहानी हम आपको तारीख के एक एपिसोड में पहले बता चुके हैं। आज बात करेंगे एक और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर की। जिस प्रकार शेषन को नेताओं द्वारा अलशेषन की उपाधि मिली थी, उसी प्रकार इन्हें मिनी शेषन या छोटा शेषन कहकर बुलाया जाता था। हम बात कर रहे हैं भारत के 12वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे.एम. लिंगदो की। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। लिंगदो की कहानी से पहले जरा भारतीय इलेक्शन कमीशन के इतिहास पर नजर डालते हैं। भारत वो पहला देश था जहां आजादी मिलते ही सभी लोगों को वोट का अधिकार मिल गया। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में औरतों को वोट का अधिकार मिला 1956 में। यहाँ तक कि बहुत से पश्चिमी देशों में भी औरतों को वोट का अधिकार भारत के काफी बाद मिला। भारत में पहले चुनाव 1951 में हुए, लेकिन इन चुनावों को लेकर माथापच्ची काफी पहले शुरू हो गई थी, 1947 में, आजादी के तुरंत बाद। सबसे बड़ा सवाल था कि वोटर लिस्ट में कौन जुड़ेगा, कौन नहीं। वैसे तो जवाब ये था कि जो भारत का नागरिक होगा वो जुड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि नागरिक होने का अधिकार हमें संविधान देता है और उसे बनकर पास होने में अभी 3 साल बाकी थे। इसलिए वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए क्राइटेरिया सिंपल रखा गया। आप एक ही जगह पर 6 महीने से रह रहे हो तो वोटर लिस्ट में जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना और चुनाव की तैयारी का काम इलेक्शन कमीशन का था। पहले तय हुआ कि हर राज्य के लिए एक अलग इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन जब वोटर लिस्ट बनी तो एक नई लड़ाई शुरू हो गई। कस्बों गांवों में जाति और धर्म के आधार पर लोगों को वोटर लिस्ट में जुड़ने नहीं दिया गया। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभा के आगे कहा कि ऐसा ना हो, इसके लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। इसके बाद 1949 में संविधान के ड्राफ्ट में संशोधन हुआ और एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। चुनाव कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, ये सब बातें संविधान के आर्टिकल 324 में दर्ज की गई। इसी आर्टिकल के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद भी नियुक्त किया गया, जिसे हम आगे की सुविधा के लिए सीईसी कहकर बुलाएंगे। 1950 में जब पहली बार इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, तब इस संस्था में सिर्फ एक कमिश्नर हुआ करता था। 1989 के बाद 2 और एडिशनल कमिश्नर बनाए जाने की शुरुआत हुई, जिसके बाद कमीशन का कोई भी फैसला बहुमत से तय होने लगा। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद सर्वोच्च होता है, क्योंकि इस पद को संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है। आर्टिकल 324 ये तय करता है कि सीईसी पर बैठे किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए उस पर महाभियोग चलाया जाएगा, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मतों की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन के इतिहास में जिस एक शख्स का जिक्र बार बार होता है वो है टी.एन. शेषन, जिनके कार्यकाल की चर्चा लगातार होती है, लेकिन इस संस्था के दांत तीखे करने का असल श्रेय जाता है सुकुमार सेन को, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सेन ही थे जिन्होंने एक मजबूत निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की नींव रखी थी। तब से लेकर साल 2023 तक भारत में 25 सीईसी नियुक्त हो चुके हैं, जिनमें से एक जी.एम. लिंगदो का जन्म आज ही के दिन यानी 8 फरवरी 1939 को हुआ। लिंगदो की पैदाइश शिलोंग, मेघालय में हुई। 1961 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। विभिन्न सरकारी पदों पर काम करते हुए फरवरी 1997 में लिंगदो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। 1997 में राष्ट्रपति की सिफारिश से उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और 2001 में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। लिंगदो की छवि एक सख्त प्रशासक की थी। वो नियम कायदों का बड़ा ध्यान रखते थे। इसकी बानगी दिखी साल 1997 में, जब देवगौड़ा सरकार में उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी का पद ऑफर हुआ, लेकिन अपने सीनियर कलीग टी.एस. सुब्रमण्यम के लिए उन्होंने इस ऑफर से इनकार कर दिया। लिंगदो के बैचमेट रहे आई.सी. कुमार बताते हैं कि पुरनिया बिहार का जिला मजिस्ट्रेट रहते हुए उन्होंने जमींदारों पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उनका ट्रांसफर करा दिया गया। उनके एक और कलीग आर.यू. सिंह बताते हैं कि लिंगदो ने एक बार बहस के दौरान अपने सीनियर पर फाइल फेंक दी थी। अपनी सख्त छवि के कारण उनके कम दोस्त थे और नेताओं से उनकी खास बनती नहीं थी। जैसे कि पहले बताया, लिंगदो 2001 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। 2002 में उन्हें पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
साल 2002 में जम्मू कश्मीर में लगभग 15 साल बाद चुनाव कराए गए। 1987 में चुनावों में धांधली के बाद कश्मीर के हालत बिगड़े थे, इसलिए 2002 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो हिंसा और पक्षपात के बिना चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती थी। अलगाववादी नेताओं ने चुनावों के बहिष्कार करने का ऐलान किया था। वहीं आतंकी हमलों का भी खतरा लगातार मंडरा रहा था। ऐसे में कई तरफ से कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक भेजे जाने की मांग उठी। लिंगदो ने ऐसे एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, गोरा आदमी ये तय नहीं करेगा कि हम भारतीय क्या कर रहे हैं और क्या वो सही है या नहीं। इस दौर में ऐसा कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। तमाम शंकाओं के बीच लिंगदो कश्मीर में चुनाव कराने में सफल रहे। चाहे वो चुनाव ईवीएम से कराने का सवाल रहा हो या 30,000 से ज्यादा इलेक्टोरल रूल्स को उर्दू में ट्रांसलेट करवाना, लिंगदो के प्रयासों का नतीजा था कि तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष के सुदर्शन ने उन्हें बधाई दी और उन्हें सच्चा देशभक्त कहा। इसके बाद लिंगदो के सामने आई गुजरात की चुनौती और इस बार उनके सामने थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भविष्य में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 2003 में पूरा होना था, लेकिन गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त से पहले विधानसभा भंग कर दी। मोदी चाहते थे कि अक्टूबर 2002 में विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएं। इस दौरान केंद्र में भी उनकी ही पार्टी की सरकार थी, लेकिन लिंगदो ने मुख्यमंत्री की इस मांग से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ गुजरात का दौरा कर ये निष्कर्ष निकाला कि वहां अभी हालात ऐसे नहीं थे कि चुनाव कराए जा सके। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर कैंपस में रह रहे थे। ऐसे में इन लोगों का वोट न दे पाना एक बड़ा मुद्दा था। साथ ही दंगों के बाद जमीन पर स्थिति नाजुक बनी हुई थी। दौरे के बाद अगस्त 2002 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि अभी इलेक्शन कराना ठीक नहीं होगा। जल्द ही इस मुद्दे ने संवैधानिक संकट का रूप ले लिया, जिसे लेकर मोदी और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुद्दा था संविधान के 2 आर्टिकल्स का, आर्टिकल 174 और 324। आर्टिकल 174 कहता है कि किसी राज्य में विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं 324 कहता है कि चुनाव कराने की ताकत इलेक्शन कमीशन के पास है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्णय इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब निर्णय दिया था कि इलेक्शन विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर करा लिए जाने चाहिए। सरकार के अनुसार ये वक्त मार्च 2002 से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि तब ही विधानसभा की आखिरी बैठक हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 6 महीने का वक्त जुलाई से गिना जाएगा, क्योंकि तब विधानसभा के भंग होने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। कोर्ट के भीतर जहां यह बहस चल रही थी, वहीं कोर्ट के बाहर मोदी लिंगदो पर हमलावर बने हुए थे। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हमने लिंगदो का पूरा नाम नहीं बताया। वो इसलिए कि उनके नाम का इस किस्से से एक खास रिश्ता है। अगस्त 2002 की बात है। वडोदरा में मोदी एक रैली के सामने भाषण देते हुए लगातार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे थे। एक जगह मोदी बोलते हैं, एक पत्रकार ने हाल में मुझसे पूछा, क्या जेम्स माइकल लिंगदो इटली से आए हैं? मैंने कहा, मेरे पास उनकी जन्म कुंडली नहीं है, मुझे राजीव गांधी से पूछना पड़ेगा। इसके आगे मोदी कहते हैं, पत्रकार ये भी पूछ रहे थे कि क्या वे सोनिया गांधी और लिंगदो चर्च में मिलते हैं? मैंने जवाब दिया, शायद मिलते हों। इस भाषण में मोदी ने कई बार लिंगदो का नाम लिया और हर बार उन्होंने उनका पूरा नाम कहा, जेम्स माइकल लिंगदो। तब मोदी के इस बयान पर काफी हो हल्ला मचा था, क्योंकि इससे पहले काफी कम लोग लिंगदो का पूरा नाम जानते थे और मोदी के बयान से जाहिर हो रहा था कि वो लिंगदो के ईसाई होने को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। लिंगदो से जब इस बयान पर पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ये काफी निंदनीय है। मैं चंद लफ्जों में कह सकता हूं कि ये छोटे लोगों की बातें हैं जिन्होंने नास्तिकता के बारे में नहीं सुना है। मेरा कोई धर्म नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि इनमें से कई समस्याओं के लिए धर्म जिम्मेदार है। इस मुद्दे की आंच केंद्र सरकार तक भी पहुंची। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बयान जारी करना पड़ा। वाजपेयी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के निर्णय से मेरे मतभेद हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे से निपटने के लिए संवैधानिक तरीके मौजूद हैं। लिंगदो फरवरी 2004 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर रहे। 2003 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। रिटायर होने के बाद 2006 में उन्हें लिंगदो समिति का हेड बनाया गया। इस समिति ने छात्र संघ चुनावों को लेकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लिंगदो समिति से पहले जब छात्र संघ चुनाव किसी मिनी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ा जाता था, कॉलेज के चुनाव के पोस्टर पूरे शहर में चस्पा किए जाते थे, गाड़ियों से प्रचार होता था। लिंगदो समिति ने इन सभी पर रोक लगाने का सुझाव दिया और इस समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद छात्र संघ चुनावों में कई बदलाव किए गए। मसलन प्रिंट किए हुए पैम्पलेट पोस्टर बैनर पर रोक लगाई गई, प्रचार में लाउडस्पीकर का यूज बैन कर दिया गया,
साल 2004 के कई सालों बाद तक लिंगदो चुनाव सुधारों को लेकर अपनी बात रखते रहे और इस दौरान नेताओं के प्रति अपनी निराशा जाहिर करने से भी पीछे नहीं हटे। फरवरी 2004 में द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सिर्फ नेताओं को अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, बाकी किसी का भी मेरे घर में आने के लिए स्वागत है। आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाओं के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए ये एपिसोड लिखा मेरे साथी कमल ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।